बच्चों, हमारे नए चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। जल्दी से डाल दीजिए हेडिंग। लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम का चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी जिसको कहते हैं। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? स्टार बना के लिखिए। इन एब्सेंस ऑफ external force, in absence of external force, system remain unaccelerated. In absence of external force, system remain unaccelerated. अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं है तो सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ये लिखवाया है मैंने। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आप ये जानते हो ना कि एक्सेलरेशन क्या करता है? तनिष्क गर्ग ने लिखा है सर प्लीज रिपीट वंस। प्लीज हाथ उठाना बेटा, कौन बच्चा रिपीट करेगा? हाथ उठाओ। रितिका, रितिका एकदम धीरे धीरे रिपीट करना, अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। In रिपीट कर दो। absence of external force, system remain unaccelerated. बिल्कुल ठीक बात है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम रिमेन अनएक्सेलरेटेड। तो बच्चों मैंने लिखवाया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, यही मतलब निकला ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं, उसकी जो भी वैल्यू थी वही बनी रहेगी। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी और क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट बने रहना है, तो अगर वो जीरो थी तो फिर वो हमेशा जीरो ही बनी रहेगी। और फॉर एग्जाम्पल जीरो नहीं थी, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू थी। लेट्स से कि जो वैल्यू थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो फिर हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। बोलो ठीक है ना? तो मैंने कहा इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम रिमेन अनएक्सेलरेटेड। दैट मीन्स अगर किसी सिस्टम पर
एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होगा तो सिस्टम के पास एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन बच्चों वेलोसिटी को चेंज करता है, जब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, उसकी जो भी वैल्यू थी वही बनी रहेगी। मान लीजिए अगर 0 थी तो 0 ही बनी रहेगी, और मान लीजिए उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड थी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड ही वो बनी रहेगी। अगर समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे हाथ उठा दो जरा। फर्स्ट लॉ खत्म हुआ, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और जब तुम छोटे थे तो इसी बात को देखो कैसे कहा करते थे। जब तुम छोटे थे तो इसी बात को कैसे कहते थे जरा देखना। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट। जल्दी से लिख दो यस सर, बोलो ऐसे कहते थे या नहीं कहते थे लॉ ऑफ इनर्शिया को। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will be at rest. If it was moving with some velocity, it will keep going with that velocity until unless some external forces applied. सही है ना? तो ये उसी बात को मैंने आज दूसरे तरीके से कह दिया, क्योंकि अब तुम छोटे नहीं हो, अब मैं थोड़ा सा और टेक्निकल बोल सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम रिमेन अनएक्सेलरेटेड। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। खत्म हुआ। ठीक है, चलें आगे। हेडिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह दीजिए, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कह दीजिए, दोनों ही बातें ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is always outcome of external force. Rate of change of linear momentum is always outcome of external force. Second law of motion या second law of Newton. Rate of change of linear momentum is always outcome of external force. प्यारे बच्चों, यहां पे एक टर्म यूज हुई है लीनियर मोमेंटम। क्या टर्म यूज हुई है? लीनियर मोमेंटम। आइए जरा लीनियर मोमेंटम को जानते हैं कि ये होता क्या है। पहले लीनियर मोमेंटम ये होता क्या है? तो लीनियर मोमेंटम बच्चों ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम आ जाता है। बच्चों लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का सिंबल हो गया p वेक्टर, मास का सिंबल हो गया m और वेलोसिटी का सिंबल हो गया v वेक्टर। इसलिए लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू mv। दिस इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा। उसने एक टर्म यूज की लीनियर मोमेंटम, तो मैंने साथ साथ वो आपको एक्सप्लेन की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं न्यूटन। वो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए रेट ऑफ चेंज d अपॉन dt ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज के लिए क्या यूज हुआ है? d बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज किसका? रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम का, उसकी जगह क्या यूज हो गया? p। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम d बाई डी टी ऑफ p। ठीक है जी, इज ऑलवेज
is always outcome of external force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी आउटकम है? एक्सटर्नल फोर्स की आउटकम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसकी आउटकम है? एक्सटर्नल फोर्स की आउटकम है। वापस सुन लीजिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन क्या कह रहे हैं सेकंड लॉ में? कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो फोर्स की वजह से हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होगा। dp बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और मैं बार बार फोर्स नहीं कह रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूं। कोई भी वर्ड यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बोला जा रहा, उसकी कुछ कीमत है, कुछ वैल्यू है, कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए बोला जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आउटकम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्या लिखा है? आपके सामने लिखा है एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये लिखा है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसका मतलब कि मोमेंटम तब बदलेगा जब फोर्स आए, पर मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो अगले स्टेप में इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ p इज वॉट? लीनियर मोमेंटम, जैसा कि मैंने अभी बताया, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है लीनियर मोमेंटम। कम ऑन से यस सर। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पी की जगह लिख सकता हूं एम वी, अभी बताया था लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो आई होप आप भूले नहीं होंगे अभी डिफरेंशिएशन, भूले तो नहीं है ना? डिफरेंशिएशन भूले तो नहीं है ना प्यारे बच्चों? ये क्या लिखा है? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विद सेकंड फंक्शन। इसका मतलब यहां पर लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। क्या लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? पहला फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहला फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कौन सा रूल लगाया है? कमेंट बॉक्स में बताना, कौन सा रूल लगाया है? डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगाया? चेन रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाया, या प्रोडक्ट रूल लगाया? कौन सा रूल लगाया? जी, प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे बढ़ाता हूं बात को, और आगे बढ़ाता हूं। बच्चों, अगर किसी प्रोसेस में मास कांस्टेंट बना रहे, बच्चों अगर किसी प्रोसेस में मास कांस्टेंट बना रहे, या इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि अगर किसी प्रोसेस में चेंज जो हो मास में, चेंज जो हो मास में वो जीरो हो या नेग्लिजिबल हो, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके। अगर किसी प्रोसेस में मास कांस्टेंट बना रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, और अगर चेंज हो भी तो नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? तो उस केस में आप ये कहेंगे कि मास में चेंज हो ही नहीं रहा, मास कांस्टेंट है, मास में चेंज ही नहीं हो रहा, मास कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। तो अगर किसी प्रोसेस में मास कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो, या अगर बदल भी रहा हो तो नेग्लिजिबल बदल रहा हो, जिसके चेंज को नेग्लेक्ट किया जा सके, तो ऐसे केस में आप डीएम अपॉन dt को जीरो पुट कर देंगे। बच्चों अगर आप dm अपॉन dt को जीरो पुट कर देंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस dm अपॉन dt को इस फॉर्मूले में देख रहे हैं ना, कहां पे कर रहा हूं मैं? कलर चेंज करूं, येलो ग्रीन कलर। अगर मैं dm अपॉन dt को यहां जीरो पुट कर दूं तो जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इज जीरो। तो ये सिर्फ क्या बचेगा? ये बचेगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। बोलिए यस और नो। और ये तो आप जानते हैं ना कि dv अपॉन dt क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में dv अपॉन dt क्या होता है? dv अपॉन dt क्या होता है? काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, बहुत अच्छा। तो dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, प्रखर क्या लिखा ये?
एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी की जगह लिख दिया एक्सेलरेशन। तो फिर ये आ गया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो जल्दी से हाथ उठा के रिप्लाई करो, इतनी बात समझ में आई हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसमें हमने सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसी बात को हम ये कहेंगे कि भाई आप आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं ना कि रुका है तो रुका रहे, चल रहा है तो चलता रहे, कि मतलब वेलोसिटी ना बदले, और वेलोसिटी ना बदले तो एक्सेलरेशन जीरो। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम रिमेन अनएक्सेलरेटेड। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। और सेकंड लॉ में न्यूटन ये बताते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पी की जगह लिख दिया mv, पी की जगह लिख दिया mv, तो डी बाई डी टी ऑफ mv बन गया। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आपका बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ये होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल फोर्स। ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस डी डी एम बाई डी टी, ये होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला। फिर हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात की आगे कि ऐसे सवाल जिसमें हम मास को कांस्टेंट देखेंगे, या ऐसे सवाल जिसमें मास चेंज हो तो रहा हो लेकिन बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो, तो उन केसेस में हम डीएम बाई डी को जीरो पुट कर सकते हैं कि मास में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और उन सवालों में ये जो फॉर्मूला है, जो कि मेन हमारा फॉर्मूला होता है एफ एक्सटर्नल का, ये फॉर्मूला उन पर्टिकुलर सवालों के लिए क्या बन जाएगा, सिर्फ इतना, एम डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। बोलिए यस और नो, समझ गए? अब जल्दी से हाथ नीचे कर लो सब लोग, और जिसको डाउट हो सिर्फ वो हाथ ऊपर रखे, जिसको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात पूछनी हो, वो हाथ ऊपर रखे बस। मदीहा, पूछना है कुछ? ठीक है जी, मुझे पूछना है कुछ। कौन आंसर करेगा मेरी बात का? मुझे कुछ पूछना। मैंने कहा कि अगर मास कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट हो तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप में से कौन मुझे कोई ऐसा प्रोसेस बताएगा जिसमें ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहे? एनीवन, बस मुझे कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। कोई एक एग्जांपल। अनम्यूट करिए पीयूष, बोलिए। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम, नेग्लिजिबल ही बहुत कम स्पीड से चल रहा है तो उसका मास कांस्टेंट ही होता है। कोई एग्जांपल दीजिए पीयूष। सर सर नॉर्मली जो हम करते हैं कि कोई पार्टिकल स्टोन फेंक दिया तो सर उसका तो मास चेंज आता ही नहीं है, क्योंकि हम उसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो फेंक ही नहीं सकते। तो मास हमेशा सेम रहता है उसका? यस सर, लगभग लगभग। लगभग लगभग या एग्जैक्ट? सर सर वहां पे कहाँ मास का लॉस होगा? पीयूष, मैं एक बॉल खरीद के लाया नई, यस सर। 20 रुपीज की, बिल्कुल नई, और आपने वो देखी मेरे पास, मैंने उसको आपको दिखाया और आसमान की तरफ उछाल दिया, वो वापस मेरे हाथ में आई, मैंने फिर दिखाया, तो बिल्कुल वैसी लगेगी। यस सर। अगर ये गेम मैं पूरे 1 साल तक खेलता रहूं और 1 साल के बाद फिर आपको दिखाऊं, तो क्या वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी पहले दिन थी? नो सर। कुछ ना कुछ डिके हुआ है। यस सर, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा उसका। क्या ये डिके साल के आखिरी दिन हुआ है या रोज थोड़ा थोड़ा हो रहा था? सर थोड़ा थोड़ा डेली। इसका मतलब इस प्रोसेस में मास कांस्टेंट नहीं था। यस सर। हाँ, ये बात सही है कि वो चेंज नेग्लिजिबल है, इतने दिनों के बाद उसका इफेक्ट नजर आया, लेकिन हो तो रोज ही रहा था ना पीयूष। यस सर। ठीक है, आप मुझे कोई भी इस दुनिया का एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं जिसमें मास कांस्टेंट बना रहे? सर फिर तो सर ऐसा होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पीयूष, अगर आप अपने घर से स्कूटर लेके चलें बेटा, और घर से निकलते ही उस स्कूटर का वजन करा लें कितना है, उसके बाद आप अपने कोचिंग आ जाएं
और कोचिंग आके दोबारा से उसको वेइंग स्केल पे खड़ा कर दें, क्या ये मास सेम आएगा पीयूष? सर नो। 100% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल का कंजप्शन हो जाएगा रास्ते में। यस सर। जब आप घर से चले, मान लीजिए टैंक फुल था, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे तो बिल्कुल टैंक फुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्यूल कंजप्शन हो चुका होगा। इसके यस अलावा सर। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे, जैसे कुछ ना कुछ टायर वगैरह भी घिस गया होगा, है ना। यस इसका सर। मतलब जब भी हम अपने पूरे सिलेबस में, 11th क्लास के सिलेबस में, लॉज ऑफ मोशन में, पूरी फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब भी हम कहेंगे अ बॉल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ कार इज मूविंग, अ बाइक इज मूविंग एंड प्लेन इज मूविंग, हम इन चीजों का मास कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि मास कांस्टेंट है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज तो हो रहा है। लेकिन एक्चुअली बात यह है बेटा कि फॉर एग्जांपल कोई कार है और उस कार का जो वजन है, मान लो 500 केजी है, 500 किलो वजन है उसका, और अगर वो कार शहर के एक किनारे से चल के शहर के दूसरे किनारे तक चली भी गई और उन 500 किलो वजन में मान लो कुछ 500 ग्राम कम हो भी गया, तो क्या 500 ग्राम 500 किलो के सामने नेग्लिजिबल नहीं है पीयूष? यस सर। इसीलिए हम उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम किसी बॉल को आसमान की तरफ फेंकते हैं, वापस उसको कैच करते हैं, तो उसके मास में चेंज आता है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट चेंज है और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो मास कांस्टेंट का तो आप मुझे कोई एग्जांपल दे ही नहीं सकते, है ना। इवन आप अगर घर से चल के भी कोचिंग तक आओगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज हो जाएगा, भले वो नेग्लिजिबल हुआ, है ना। यस और सर। इसी इफेक्ट को अगर हमें देखना हो तो सिर्फ घर से कोचिंग मत आइए, रोज चलिए 1-2 किलोमीटर, तो 30 डेज के अंदर आप देखेंगे कि आपने वेट लूज कर दिया है ना। क्योंकि यस। मास एक्चुअली कांस्टेंट होता ही नहीं, धीरे 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 आपको उसका प्रोमिनेंट इफेक्ट दिखने लगता है, उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखने लगता है। हाँ, लेकिन जिन केसेस में हम मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बॉल ऊपर उछाल दी, गाड़ी चली, कार चली, बाइक चली, पार्टिकल चला, तो इन केसेस में जो मास में आने वाला चेंज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए उन केसेस में हम मास को कांस्टेंट मानेंगे, और जब जब भी ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में उसके सवालों को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि मास को कांस्टेंट मानकर आया है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई पीयूष? यस सर। लेकिन अगर मैं बात रॉकेट की करूं, किसकी बात करूं पीयूष? सर रॉकेट। तो रॉकेट का एवरेज ऐसे थोड़ी होता है जैसे किसी बाइक का एवरेज। आप किसी से पूछो कितना एवरेज देती है बाइक, तो वो कहेगा 30 का एवरेज देती है, 50 का एवरेज देती है। मतलब 30 किलोमीटर चलेगी तो 1 लीटर फ्यूल का कंजप्शन होगा। क्या रॉकेट में भी ऐसा होता है? नो सर। रॉकेट में ऐसा नहीं होता। इसलिए रॉकेट इज मूविंग की जगह बोला जाता है रॉकेट ब्लास्ट, ये टर्म यूज की जाती है। रॉकेट में तो बहुत ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन होगा तब वो इतना सा मूव करेगा। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब उसके फ्यूल का कंजप्शन इतना ज्यादा है कि उसके मास के वेरिएशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बोलो यस और नो। इसीलिए इसीलिए पीयूष, जब मैं रॉकेट के सवाल सॉल्व करूंगा तो वापस इसी फॉर्मूले की बात करूंगा, याद रखना। बोल, समझ गया? यस जब सर। मैं रॉकेट की बात करूंगा, और जब तक मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा, बस की बात कर रहा हूँ, ट्रक की बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात कर रहा हूँ, बाइक की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं मास में आने वाले चेंज को नेग्लेक्ट करके F = m में यूज कर सकता हूँ। म्यूट कर लीजिए अब आप, और सभी बच्चे हाथ उठा के बताइए यस और नो। इतनी बात, इतना डिस्कशन सबको समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन खत्म हुआ, लेकिन अभी मैं थर्ड लॉ पढ़ाने से पहले कुछ और बातें करना चाहता हूं। थर्ड लॉ पढ़ाने से पहले कुछ और बेसिक सीख लेते हैं। एक और बेसिक जरा यहीं पर लिखेंगे बच्चों, इम्पल्स। इम्पल्स, एक दो बेसिक बातें और सीखेंगे। इम्पल्स जिसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स ऐसे लिखिए, इट इज ऑलवेज it is always equal to change in momentum. It is always equal to change in momentum of an object.
किसी ऑब्जेक्ट पर कितना इंपल्स है वो हम कैसे पता करेंगे? तो मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इंपल्स है। चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम इंपल्स है। बच्चों क्या कहा मैंने? मोमेंटम का दूसरा नाम इंपल्स है या चेंज इन मोमेंटम का? लिखना कमेंट बॉक्स में। नहीं रितिका, आपने जो लिखा आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। रितिका ने लिखा है कि सर मास तो कांस्टेंट ही रहता है, चेंज तो वेट में आता है। नहीं, वेट होता है मास इंटू जी, ग्रेविटी, और उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो रहा था, लेकिन मास भी चेंज हो रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, रितिका भी है ना। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि इंपल्स क्या है? मोमेंटम का दूसरा नाम है चेंज इन मोमेंटम का। हाँ, चेंज इन मोमेंटम का भूल मत जाना, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम का। तो चेंज का क्या सिंबल होता है? चेंज का सिंबल परिधि, चेंज का क्या सिंबल होता है? डेल्टा। ऐसे डेल्टा ट्रायंगल बनाते हैं। चेंज किसका चेंज मुदिता? मोमेंटम का। मोमेंटम स्मॉल पी से दिखाया जाता है मुदिता। तो देखो ये लिखा है चेंज इन मोमेंटम, तो यही सिंबल बनाना, चेंज इन मोमेंटम। और ऑलवेज इक्वल टू, तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कौन होता है? चेंज इन मोमेंटम के कौन इक्वल होता है बच्चों? इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है प्यारे बच्चों, कौन? इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है नया सर, समझ में आ रहा है? तो एक बात जरा और सुनना अन्वित, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है अन्वित? एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन dt के बराबर होता है। यस और नो अन्वित? यही था ना सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अन्वित? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये जो dt है अन्वित, इस dt को अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये f एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू dp आ जाएगा। ठीक है अन्वित? f एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू dp आ जाएगा। सही? दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो dp का क्या मतलब हुआ? dp का अनिकेत, dp dp का क्या मतलब हुआ? छोटा सा मोमेंटम चेंज, है ना अनिकेत? dp का क्या मतलब हुआ? छोटा सा मोमेंटम चेंज। और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो छोटे छोटे सभी मोमेंटम चेंज का सम। इसका मतलब पूरा जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। डीपी मतलब छोटा सा चेंज, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो सारे छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ दिया तो टोटल चेंज आ गया कितना है? तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी के, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी के बराबर आ रहा है। और चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम क्या होता है? तुमने मुझे अभी क्या बताया था मदीहा? चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या होता है मदीहा? चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम, हाँ, इंपल्स होता है। तो इंपल्स कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ, यशवी हो क्लास में, एफ एक्सटर्नल डी टी। ठीक है, तो इंपल्स, इंपल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। ऐसे भी मैं इस चैप्टर में कभी कभी इंपल्स निकाल दिया करूंगा, और आपको तब याद आना चाहिए जब भी मैं ऐसा करूं कि हाँ ये सर ने पहले दिन पढ़ाया था कि इंपल्स को हम चेंज इन मोमेंटम तो कह ही सकते हैं, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टाइम्स ऑफ dt ऐसे भी इंपल्स को निकाल सकते हैं। सही है ना? जल्दी से हाथ उठा दो सब लोग अगर इतना नोट हो गया हो तो। यशवी आ रहा है समझ? ठीक है, हाथ उठा दिया आपने। चलो आगे, चलिए तो बच्चों वापस वहीं लेके चलता हूं आपको। तो इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम है।
तो बच्चों J वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कोई ऑब्जेक्शन है क्या? क्या होता है चेंज? क्या होता है चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। मोमेंटम होता है प्यारे बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपको फाइनल मोमेंटम चाहिए तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट इज इम्पल्स? मास को ले लीजिए कॉमन, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। इस तरह से भी हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर दिया करेंगे। बेसिकली इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, उससे फिर कितने कंक्लूजन निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम तो देखो, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे भी इम्पल्स निकाल दिया करूंगा। मान लो कभी मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट का मास पता है, तो मैं इम्पल्स इस फॉर्मूले से निकाल दिया करूंगा। और अगर मुझे कभी एक्सटर्नल फोर्स पता है, टाइम वाइम का कोई जिक्र कर रखा है, तो इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी से निकाल दूंगा। इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी से निकाल दूंगा। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी है, अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा। जैसा कि तुमने कहा कि सर हम अभी भूले नहीं हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और भूलना भी नहीं है पेपर तक। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? डी टी। अगर यहाँ डी टी लिखा है तो टाइम की लिमिट लगेगी, तो यहाँ टाइम की लिमिट लगा दी कि एक्सटर्नल फोर्स किस टाइम पे लगाना शुरू किया और किस टाइम तक लगाया। बोले समझ गए? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आपने जब फोर्स लगाया तो वो किस टाइम पे आपने लगाना शुरू किया और फिर कितनी देर तक लगाया, तो कब से कब तक लगाया, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? लिमिट। तो आपने यहाँ टाइम की लिमिट लगा दी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी आपका इम्पल्स होता है। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब ऐसे इंटीग्रेशन वगैरह किया जाता है तो कोएफिशिएंट को बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा? dt, और लिमिट क्या लग जाएगी? t1 टू t2। और अगर तुम सच में नहीं भूले हो अभी इंटीग्रेशन, तो बताना इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? आलसीओ, इतना देर लगेगी? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होगा। शाबाश। तो ये t1 और ये t2, और उसके बाद लिमिट कैसे पुट करते हैं? कैसे पुट करते हैं लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देख रहे हो ना, पीछे पढ़ी हुई बातें यूज होने लगी। ठीक है, तो J इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू T2 माइनस T1, मतलब टाइम ड्यूरेशन। T2 माइनस T1 मतलब टाइम ड्यूरेशन, कि कितनी देर के लिए फोर्स लगा। मान लीजिए क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई, मान लीजिए क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई और 4 बजे खत्म हुई। क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई, 4 बजे खत्म हुई, तो कितनी देर की क्लास हुई? 3 + 4, 7 घंटे की। हाँ, क्लास अगर 3 बजे शुरू होके 4 बजे खत्म हो गई, तो क्लास की ड्यूरेशन क्या है? 7 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या 1 आवर? 1 आवर। कैसे आया? कैसे आया? तुमने 4 में से 3 को माइनस कर दिया। तो ऐसे ही अगर फोर्स तुमने T1 टाइम पे लगाना शुरू किया, T2 टाइम तक लगाया, तो कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाया? T2 माइनस T1। तो वो T2 माइनस T1 टाइम ड्यूरेशन ही हुआ ना, इसलिए उसको मैंने टाइम ड्यूरेशन लिख दिया, जितनी ड्यूरेशन के लिए लगा। तो मतलब जो फोर्स लगा उसको उस टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा, तो आपको इंपल्स मिल जाएगा। बताइए ठीक है ना? जल्दी से हाथ उठा दीजिए सब बच्चे, बस जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक करवाए। अभी इन सब का एप्लीकेशन भी आएगा इस चैप्टर में, इन सब का एप्लीकेशन होना है। बस उस टाइम ये मत पूछना जी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अब अच्छे से देख लो कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया। तुमसे ही पूछ पूछ के लिख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो तुम बताते जा रहे हो वही लिखता जा रहा हूँ। ठीक है ना? और तुम यस यस बोल रहे हो, देख लो। अगर कहीं कोई डाउट हो प्लीज पूछते जाओ साथ साथ। प्रखर, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? अभी तक न्यूटन के सिर्फ मैंने कितने लॉ बताए हैं? 2। और उसके बाद मैंने कुछ और बातें की हैं, जैसे मोमेंटम क्या है,
इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस तरीके की बातें मैंने की है। राइट? अब सब लोग हाथ नीचे कर लो, किसी को कोई डाउट हो बस वो हाथ ऊपर रखना। तनिष्क है ना क्लास में तू? चलो साथ साथ फॉर्मूला चार्ट तैयार करें अपना। कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? जल्दी से देखना अपने रजिस्टर पे, स्क्रीन पे मत देखो। कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा, काउंट करके बता दो कितने फॉर्मूले हुए। अगर फॉर्मूला चार्ट बनाने के लिए बोलूं तो कितने फॉर्मूले लिखोगे उस चार्ट में? देखो देखो रजिस्टर में, काउंट कर लिए हो तो जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में कितने हुए। रितिका ने कहा 6 हुए हैं। अनवित इज सेइंग 6। तनिष्क गर्ग 6 to 7 एग्जैक्ट बता। नो 6 to 7 कितने हुए हैं? मुदिता ने कहा 6। सब लोग 6 ही कह रहे हैं। पक्का? आओ मैच करें कितने हुए। देखो अब वैसे ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही नंबर हो। देखो एक तो ये फॉर्मूला हुआ एक, दूसरा ये हुआ। अब अगर किसी को पहले से आता था तो मे बी उसने काउंट ना किया हो कि जी तो पहले से आता है, ऐसे मैं काउंट नहीं कर रहा। इसको मुझे अपने फॉर्मूला चार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे रटा पड़ा है कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन अगर किसी को नहीं रटा हुआ था तो उसके लिए ये भी दूसरा फॉर्मूला हो गया, 2 हो गए। तीसरा ये हो गया, ये वाला, दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड। और अगर मास जीरो हो, अगर मास जीरो हो, सॉरी मास का चेंज जीरो हो तो दिस इज फोर्थ। यही फॉर्मूला ये बन जाएगा फोर्थ। और इसी को आप ये लिख पाएंगे फिफ्थ, इसी को आप ये लिख पाएंगे फिफ्थ। और अगर ये आपको पहले से रटा पड़ा है तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये भी किसी को याद नहीं था तो वो इसे भी काउंट करेगा, तो उसके लिए हो गए 6। ये हो गया 7वां फॉर्मूला। इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। 8वां फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 8वां फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नाइन्थ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10th। तो अगर मैं सारे बेसिक बेसिक भी काउंट कर लूं तब भी 10 फॉर्मूले हुए। यस और नो, यस और नो, सही हो गए ना? तो फॉर्मूला चार्ट अगर बनाया या क्लास के बाद बनाओगे, क्लास खत्म अगर मैं कर दूं तो उसके बाद जब तुम फॉर्मूला चार्ट बनाओगे कि जितने सर ने फॉर्मूले बताए चलो एक साथ लिख लेते हैं एक पेज पे, तो मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तो उस पर 11 फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। कितने लिखने वाला हूँ? 11। बताओ 11वां कौन सा है? बताओ बताओ 11वां कौन सा है? कौन सा फॉर्मूला है 11वां? आओ मैं बताऊं। देखो तुम्हारी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें 11वां नहीं दिखा। आओ मैं दिखाऊं 11वां। बेटा जब मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया, ये वाला फॉर्मूला बनाया, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, तो मैंने कहा कि अगर मास कांस्टेंट है तो ऐसा होगा। अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आगे ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? तो तुम्हें यहीं पर ये भी तो सोचना चाहिए कि सर ठीक है अगर मास कांस्टेंट हो तो ऐसा होगा, लेकिन सर अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कैसा होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कैसा होगा? तो मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो फिर dv बाई dt 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो उसको 0 बना देगी। तो फिर ऐसे केस में एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होगा v dm बाई dt।
ये है 11वां फॉर्मूला। चलो जल्दी से हाथ उठा के रिप्लाई करो यस और नो। एफ एक्सटर्नल वी डी एम बाई डी टी। तो एफ एक्सटर्नल हमेशा एम डी वी बाई डी टी नहीं होता, एफ एक्सटर्नल वी डी एम बाई डी टी भी हो सकता है। ओके, एफ एक्सटर्नल वी डी एम बाई डी टी भी हो सकता है। और यहां से आपने एक और चीज जो सीखी, वैसे तो धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तुम, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि ऐसी ऐसी बातें अपने आप मन में आने लगे, पर थोड़ा थोड़ा मैं रियलाइज करवाऊं। देखो, अगर इस चीज को तुम ध्यान से देखो तो यहां से तुम्हें एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिली कि ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई चीज का फोर्स जीरो ना हो। देखो, यस और नो। ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है लेकिन उसके बाद भी उसका फोर्स जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका सिर्फ मतलब ये हुआ कि dv बाई डी टी जीरो है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका मास बदल रहा हो, तो ऐसे केस में उस पर एक्सटर्नल फोर्स होगा और उसकी वैल्यू होगी वी डी एम बाई डी टी। समझ गए? जैसे कि रॉकेट, जैसे कि रॉकेट वाला केस। रॉकेट में इतना ज्यादा कंबशन हो रहा होता है, फ्यूल कंजप्शन इतना ज्यादा हो रहा होता है कि उसमें मास का बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होता है। तो अगर किसी टाइम इंटरवल में रॉकेट इक्वल स्पीड से भी चला तब भी वहां पर एक फोर्स रॉकेट पर होता है, और वो कितना फोर्स होगा? वी डी एम बाई डी टी। वी मतलब कितनी वेलोसिटी से रॉकेट चल रहा है, और डी एम बाई डी टी मतलब पर सेकंड कितना मास उसका लॉस हो रहा है। इन सब की प्रैक्टिस इस चैप्टर में आगे होने वाली है। फिलहाल तो सिर्फ फॉर्मूला चार्ट की तैयार किया है। टोटल 11 फॉर्मूले अभी तक हुए हैं। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। प्यारे बच्चों, अगर v भी कांस्टेंट हो, m भी कांस्टेंट हो, अगर v भी कांस्टेंट हो, m भी कांस्टेंट हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ना तो वेलोसिटी बदल रही है ना मास बदल रहा है, ऐसे केस में dv बाई डी टी, dm बाई डी टी दोनों जीरो होंगे और एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। जल्दी से कह दो यस सर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, इसकी गारंटी केवल तुम तभी लोगे जब तुम्हें ये कंफर्म हो कि ना तो उसका मास इफेक्टिवली बदल रहा है और ना उसकी वेलोसिटी इफेक्टिवली बदल रही है। सिर्फ किसी एक चीज के बारे में पता लगने से आप उसकी गारंटी मत ले लेना कि उस पे फोर्स जीरो होगा। कितने लॉ हो गए? 2 हो गए। पर मैं तीसरे लॉ पे अभी भी नहीं जाऊंगा, पहले मैं जरा कुछ सवाल तो पूछ लूं तुमसे। सवाल लिखो, एक सवाल पूछ लो। बॉल ऑफ मास 250 grams hits a wall perpendicularly ball of mass 250 grams hits a wall perpendicularly with velocity with velocity 10 meter per second and then bounce back and then bounce back perpendicularly, ये perpendicularly ऐसे शॉर्ट में लिख दिया इस बार, and then bounce back perpendicularly with speed 5 meter per second. 5 meter per second. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड impulse, find impulse imparted, find impulse imparted on ball by wall.
Find impulse imparted on ball by ball. Second part, if ball and ball were in contact for 0.1 second, then calculate force exerted by ball on the ball. Ball of mass 250 grams hits a wall perpendicularly with velocity 10 meter per second and then bounce back perpendicularly with a speed 5 meter per second. Find impulse imparted on ball by the wall if ball and ball were in contact for 0.1 second, then calculate force exerted by ball on the ball. बच्चों, मान लो कि ये कोई दीवार है और इस दीवार पर ये कोई बॉल इस तरह परपेंडिकुलर आके टकराई और कितनी वेलोसिटी से टकराई? 10 मीटर पर सेकंड से। टकराने के बाद जब इस बॉल ने दीवार को छोड़ा और बाउंस बैक हुई तो परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकंड से बाउंस बैक हुई, ऐसा कहा गया। आपसे कहा गया कि इंपल्स बताइए, इंपल्स, वो इंपल्स बताइए जो इंपल्स दीवार ने बॉल पर लगाया, वो इंपल्स बताइए जो दीवार ने बॉल पर लगाया। तो बच्चों, हम जानते हैं कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम होता है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम होता है। मतलब अगर मैं बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल दूं तो यही इंपल्स के बराबर होगा। कौन सा इंपल्स? वो इंपल्स जो कि दीवार ने इस बॉल पर लगाया होगा, वो इंपल्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। बोलिए यस और नो। और बच्चों, चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज होता है। और मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम कहते हैं। मास को अगर आप कॉमन ले लें तो ये आएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। आपको ये कहा गया कि जो बॉल का मास है वो 250 ग्राम्स है। आप जानते हैं कि ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जानते हैं ना? 1 ग्राम इज 10 टू द पावर माइनस 3 kg। इसको आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 250 अपॉन 10 टू द पावर 3 kg, या इसको आप लिख सकते हैं 1/4 kg, क्योंकि यूनिट जो है वो आपको एम के यूज करते हैं इसलिए। तो मास हो गया 1/4। फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी बाद वाली, तो बाद वाली वेलोसिटी आप देख सकते हैं ये है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन है आई कैप। माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ये है। इनिशियल वेलोसिटी ये है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन है माइनस आई कैप। तो इसलिए दिस इज 1/4 5i माइनस माइनस प्लस 10i। तो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ 15i या 15/4 आई कैप। तो j वेक्टर 15/4 आई कैप। यहाँ आई कैप का क्या मतलब है? आई कैप का मतलब है, जरा जाकर देखिए, आई कैप का मतलब है ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। इसका मतलब है वॉल से अवे। ये कौन सी डायरेक्शन है? वॉल से अवे। अगर कोई बच्चा दीवार इधर मानता, बॉल इधर से फेंकता, तो उसका आंसर आई कैप की जगह माइनस आई कैप आ रहा होता। लेकिन दीवार से माइनस आई कैप मतलब दीवार से अवे, मतलब उसका भी वही होता। तो इसलिए आप डिजाइन कुछ भी बनाइए, आंसर सेम ही आना है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका? आप लिखेंगे कि impulse on the ball is 15/4
impulse on the ball is 15 by 4 न्यूटन सेकेंड. न्यूटन सेकेंड यूनिट है बेटा इम्पल्स की. इम्पल्स की यूनिट है न्यूटन सेकेंड. इम्पल्स ऑन द बॉल इज 15 by 4 न्यूटन सेकेंड and its direction is away from the wall. And its direction is away from the wall. जल्दी हाथ उठा दीजिए, बात समझ में आ गई तो. Impulse on the ball is 15 by 4 न्यूटन सेकेंड and its direction is away from the wall. सबके हाथ नहीं उठे, मैं देख रहा हूं एक एक को. कौन कौन लेजी हो रहा है? अच्छा, अब सेकंड पार्ट में मैंने कहा बस बस जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट और कर लो, मेरा अगला बैच है. तो सेकंड पार्ट में मैंने कहा कि कितना फोर्स दीवार ने लगाया, तो आप कहेंगे कि सर इम्पल्स जो है उसको हम फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम ड्यूरेशन भी कहते हैं, क्योंकि सर हमने पूरे 11 फॉर्मूले आपने इतने जल्दी जल्दी बता दिए. हम छोटे से बच्चे 11 फॉर्मूले कैसे याद करेंगे? तो इम्पल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन होता है, और इम्पल्स जो आया है सर उसका मैग्नीट्यूड आया है 15 by 4 न्यूटन सेकेंड. आप फोर्स पूछ रहे हैं, और टाइम जो है टाइम, हाँ जी 15 by 4 न्यूटन सेकेंड फोर्स. और टाइम कितना? टाइम ड्यूरेशन. तो कितनी देर के लिए बॉल और दीवार का कांटेक्ट रहा, तो ये दे रखा है देखिए सेकंड पार्ट में. ये देखिए 0.1 सेकेंड. दीवार और बॉल का जो कांटेक्ट है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए रहा, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन की जगह आपने यहाँ 0.1 पुट कर दिया. सही है क्या? तो फोर्स की वैल्यू आ गई. फोर्स इज इक्वल टू 15 by 4 तो था ही, 0.1 और आ गया नीचे, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो 150 by 4, जिसको 75 by 2 न्यूटन भी आप लिख सकते हैं. तो ये आपका आ गया फोर्स. ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी. थैंक यू सो मच. यहाँ से आगे कल पढ़ाऊंगा. आज तो बस मैंने 2 ही लॉ पढ़ाए हैं, कुछ पढ़ाया ही नहीं. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है ना, ये तो तुम पहले से ही जानते हो. जो चीज रुकी है रुकी रहेगी, चल रही है चलती रहेगी. मैंने क्या नया बता दिया. चलो भागो, कल मिलेंगे. ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.